Hey guys, very good evening. So yeah, 100% free series on statistics, probability part number 6. तो जैसा कि आपको बताया था चैप्टर नंबर 16 एंड 17 प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका यूट्यूब पर होगा। तो यूट्यूब की आज जो प्रीमियर क्लास हो रही है, वैसे तो मैंने आपको आफ्टरनून बोला था कि आई विल टेक लाइव, बट कुछ रीजंस हैं कि लाइव 7:15 में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू डू इट रिकॉर्डेड। सो बट चिंता मत करना, अभी आज का ही रिकॉर्डिंग है, कुछ घंटों पहले कर रहा हूँ इस प्रीमियर से, एंड आई विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्रीमियर। मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। सो बी रेडी भाई, आंसर सारे करते रहना क्लास में, ठीक है? कूल। सो या पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जो फ्री सीरीज है प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये स्टार्ट हुई आपकी 6 सितंबर, और तब से लेके अब तक के जितने भी लेक्चर्स हैं दे ऑल आर अवेलेबल ऑन दिस कॉमन लिंक। इसमें आप जैसे जाते हो एजुकेटर वाइज सारे फ्री कंटेंट का एक सिंगल लिंक बना हुआ है। उसमें अगर आप 4th टैब में जाओगे जिसमें मेरे लेक्चर्स हैं, यू गो देयर और वहाँ से फिर आप जो भी लेक्चर्स चाहो एक्सेस कर सकते हो। कूल, चलिए जी। तो लेट मी स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज प्रणव, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एजुकेटर दिल से, या क्वालिफाइड सी ऑल द लेवल्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और एम है आपके दिमाग से मैथ्स फोबिया को पूरा बाहर निकाल देना। आज सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है, और मैथ्स का वैसे तो पेपर टफ आया था, बट भाई बच्चों के स्कोर्स बहुत अच्छे आए हैं। जो भी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर हमने 60 अटेम्प्ट किया है लेकिन कॉन्फिडेंट वाला किया है, उनके 55 58 ऐसे नंबर्स आए। मतलब कॉन्सेप्चुअली जो लोग स्ट्रांग थे और वो अपने आप पे कॉन्फिडेंट थे कि नहीं यार हमने 45 भी क्वेश्चन किए हैं ना, तो भी वो रिस्क लेने को रेडी थे कि बाकी बचे हुए छोड़ दिए उन्होंने। तो आपको भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कॉन्सेप्चुअली, कि आपको अगर भाई कितना भी टफ आ जाए, आपको 60 क्वेश्चन भी अगर बन रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है? तो आज का रिजल्ट आपको शाम तक पता चल जाएगा कैसा आया है। देयर विल बी अ लाइव क्लास एट 9 अराउंड 9 PM ऑन यूट्यूब, जिसमें पूरी बाहुबली टीम आने वाली है आप लोगों के लिए, एंड आप लोग भी ज्वाइन करिएगा, अपने सीनियर्स का रिजल्ट देखिएगा। ओके जी। सो सीए फाउंडेशन लेवल पर मैं लेता हूँ पेपर 3 मैथ्स स्टैट्स एलआर, एंड सिमिलरली सीए इंटर लेवल पर भी पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए ग्रेट। सो ये शेड्यूल है 7:15 PM एंड 12 PM। 7:15 PM यूट्यूब पर, 12 PM स्पेशल क्लास पर। ये दोनों टाइमिंग्स पर आप मुझे डेली मिल सकते हैं ऑन फ्री लाइव क्लासेस। मंडे टू फ्राइडे होती है जनरली ये स्पेशल क्लास, कभी कभी सैटरडे को भी लेते हैं हम। और दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में अब तक जितना भी मैंने दिसंबर वालों के लिए क्लासेस लिया है, जो जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं, सभी के सभी यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो टॉपिक्स बचे हैं वो भी 15 अक्टूबर के आसपास तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दीजिएगा भाई, एवरी संडे होता है, और जब भी आप ये टेस्ट दें डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड CAPRANAV। ओके, सो अगर आप फर्स्ट टाइम एनरोल करने जा रहे होगे तो द प्लेटफॉर्म विल आस्क यू द कोड, तो ये वाला कोड आप डाल देना तो फ्री में अनलॉक हो जाएगा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट। चलिए, टेलीग्राम चैनल दिस वन, टेलीग्राम चैनल में भाई सारी की सारी अपडेट्स आती रहती हैं, कौन सी क्लास लाइव है, क्या है, स्पेशल क्लास हो, यूट्यूब हो, कब आ रहा हूँ मैं, सब कुछ वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक 2 काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान्स, जिनको कि आप भाई देख सकते हो। इसके डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको ये बैचेस ज्वाइन करनी है जिसमें फुल प्रॉपर टाइम टेबल के साथ एक डेडलाइन के साथ कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है, तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, जिसके बारे में डिटेल में आपको बहुत ही जल्द बता दूंगा। कूल। सो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट नंबर 6 ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक बार क्विक रिकैप हो जाए फटाफट, पहले मैं रिकैप करवा देता हूँ आप लोगों को यार, क्या क्या हमने पढ़ा था। बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री पढ़ ली थी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में से हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पर फोकस करते हैं। उसके बाद हमने देखा था इवेंट्स। इवेंट्स वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी रिजल्ट आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर था क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सर सिंपल रेशियो वाली, जिसमें नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ऐसे करके हम निकालते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, अगर आपको नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स निकालने, तो आप ये वाला फंडा यूज कर सकते हो, P⁻Q वाला। एक कॉइन एक बार उछाला 2 आउटकम, 3 बार उछाला 2⁻3, 5 बार उछाला 2⁻5, लाइक दिस, ठीक है? सेम फिर आपका डाइस के साथ, कार्ड्स के साथ, किसी के भी साथ कर सकते हो आप। एंड कंडीशंस पर बात करूं तो 0 से 1 तक जाती है प्रोबेबिलिटी। 1 वाले को श्योर इवेंट बोलते हैं, 0 वाले को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ऑड्स इन फेवर एक रेशियो होता है सर, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। ऑड्स अगेंस्ट भी एक रेशियो होता है, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, है ना जी? उसके बाद सर फिर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे एंड ऑल दोस थिंग्स, लिमिटेशंस देखी थी। प्लेइंग कार्ड्स का पूरा फंडा आपको समझाया था मैंने। स्पेड्स, हर्ट्स, डायमंड्स, क्लब, ये 4 तरीके के सूट्स होते हैं, और कौन कौन सी रैंकिंग्स होती हैं। इन सब के इंग्लिश नेम अगर आपको नहीं पता थे तो वो भी आज पता चल गए होंगे अब। एंड कॉम्बिनेशंस कब यूज़ करना है, पीएनसी हमने पढ़ा इसके पहले, बहुत मेहनत करी पीएनसी पर, तो एक तो उस चैप्टर के लिए करी, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी में भी उसका यूज़ है, इसलिए भी हमने तो उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है? काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करे सर आपने मेरे साथ,
एंड या आई थिंक हमने प्रीवियस वाले में क्या टॉपिक चालू किया था, टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ा दिया था मैंने लेक्चर 4 में। एग्जॉस्टिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, इक्विप्रोबेबिलिटी क्या होता है, और फिर ये होमवर्क डिस्कशन हुआ था। फिर हमने पढ़ा था सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेट बेस में आपने देखा था किस तरीके से जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, उसी तरह यहाँ पर सैंपल स्पेस जैसी कोई चीज़ होती है। एंड वेन डायग्राम में आपने देखा था कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हुए जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते थे सेट्स में, यहाँ सैंपल पॉइंट्स बोलेंगे। जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका आप सर्कुलर सेट बना दो, यू विल गेट द वैल्यू। एंड या फिर सेट आया क्यों था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। जब सर सेट से भी आपका आंसर वही आ रहा है जो क्लासिकल से आ रहा है, सेट में भी आप वही कर रहे हो, नंबर ऑफ फेवरेबल जैसा ऊपर कर रहे हो टोटल नीचे कर रहे हो, देन व्हाई वाज सेट रिक्वायर्ड? क्योंकि सेट्स में आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है। उन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन यहाँ पर होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, जिसको कि मैंने आपको करके भी दिखाया था एडिशन थ्योरम बताने के बाद। एडिशन थ्योरम में 1 और 3 थ्योरम हो गया था, 2 और 4 बाकी था। लेकिन 1 और 3 का यूज हमने देख लिया था कि किस तरीके से क्वेश्चन में आपके पास एक से ज्यादा इवेंट होते हैं और उनके बीच में और या एंड लिखा होता है, तो अकॉर्डिंगली हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो a माइनस बी माइनस ए, ये सारी चीजें भी हमारी करनी बाकी है अभी, और एडिशन थ्योरम भी हमारे बाकी हैं। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विथ एडिशन थ्योरम 2 एंड 4। तो एक बार मैं आपको क्विक रिकॉल करवा दूं, जो आपका एक फॉर्मूला था सेट्स के अंदर, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उसी में मैंने बोला था एन को रिमूव कर दो, पी लगा दो। आप बोलोगे क्यों? अरे सिंपल यार, नंबर ऑफ टोटल सैंपल पॉइंट्स को तुम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह डिवाइड करोगे, तो दैट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ फेवरेबल सेट वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एन ए अपॉन एन एस इज इक्वल्स टू पी ए। गॉट इट ना? बस वही वाली चीज करना है। सो ये था आपका, अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं, इफ यू हैव टू इवेंट्स, अगर एनी इवेंट्स है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब आपको समझाया था मैंने, जो चीजें साथ में नहीं हो सकती। सो इफ देयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हारी ए इंटरसेक्शन बी, उसको जीरो कर दो। उसको जीरो कर दोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस ओनली पी ए प्लस पी बी। समझ गए? बस ये दो चीजें बचेंगी। अब ये तो चीज थी तुम्हारी एडिशन थ्योरम 1 एंड 3। अब 2 का देखो, अगर तुम्हारे पास दो नहीं, दो से ज्यादा इवेंट्स हैं, लाइक A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, और ये सारे इवेंट्स तुम्हारे सबके सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब साथ में नहीं हो सकते। अगर उनमें से कोई एक होगा तो बाकी नहीं हो पाएंगे, कोई दूसरा होगा तो ये नहीं हो पाएंगे। वन ऑफ देम विल ऑकर, बट साइमल्टेनियस अकरेंस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में अगर आपको जितने यूनियन बढ़ाने बढ़ा दो, इट विल बी द प्लेन सिंपल एडिशन, दैट्स ऑल। तो मतलब मैं बोल सकता हूं माई एडिशन थ्योरम 2 इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एडिशन थ्योरम 1। देखो, ए यूनियन बी में ए और बी को तुमने जोड़ दिया था एडिशन थ्योरम 1 में, ये देखो पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस बी बी। एडिशन थ्योरम 2 में तुमने अगर दो से ज्यादा है तो उनको आपस में जोड़ दिया। क्लियर है? और उसके बाद फिर तुमने ये वाला तो देखा ही था। हाँ, लेकिन 3 में थोड़ी बात बदल जाएगी। इफ यू रिमेंबर, 3 सेट्स फॉर्मूला भी आपने मेरे साथ पढ़ा था। पी ए यूनियन बी, सॉरी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। और फिर लास्ट में वो जो कॉमन वाला पोर्शन है जो बच जाता है, ये वाला पोर्शन, उसको अलग से हम ऐड कर देते हैं। सो दैट थिंग हैपेंड हियर इन एडिशन थ्योरम 4। ठीक है? अब समझो इसका यूज कहां करेंगे। सो एक चीज और पढ़ लेते हैं, ए माइनस बी। यू रिमेंबर ओनली ए ओनली बी? जब हम ओनली ए निकालते थे सेट में, ओनली ए, तो अगर मान लो वेन डायग्राम तुम्हारा ऐसा बन रहा है, तो यू ओनली ड्रॉ दिस वाला पोर्शन, वो कहलाता है ओनली ए। और अगर आप इसको और इसको ऐसे करते हो तो दिस, इफ ओनली दिस वन इज देयर, तो ओनली बी कहलाता है। समझ रहे हो आप? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज पी ए माइनस बी, विच इज पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आप ए वाले सर्कल में से कॉमन पोर्शन हटा दोगे तो ओनली ए बचेगा। तो सेम थिंग विल अप्लाई टू प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाले सर्कल में से कॉमन पोर्शन हटा दो। सिमिलरली बी माइनस ए में से भी बी में से वो हटा दो, यू विल गेट ओनली बी। और ये दो चीजें क्या होती हैं? सेम। जब तुम बोल रहे हो ए माइनस बी, मतलब तुम बोल रहे हो ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। अकरेंस ऑफ ए, नॉन अकरेंस ऑफ बी, इसलिए बी में कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। जब तुम बोल रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का नॉन अकरेंस लेकिन बी का अकरेंस। तो कूल है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो चलिए भाई, अब कंप्लीटली न्यू
हालांकि जो मैंने लेफ्ट ओवर वाला पोर्शन था 1, 1, 2 और 4 वाला थ्योरम वो बताना बाकी था, बट स्टिल अब हम कंप्लीटली न्यू टॉपिक पे आज जा रहे हैं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल्स हमने सारे कर लिए थे सेट बेस्ड के, और अब ऐसा नहीं है कि सेट बेस्ड खत्म हो गया, मतलब जब तुम कंडीशनल पढ़ोगे तो वो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी, कि भाई सेट बेस्ड तुमने पढ़ लिया तो अब तुम्हें कंडीशनल बनेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का यूनियन का यहाँ पर यूज होता है। तो चलिए सर समझते हैं व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा जहां पर मैं तुमको पहले समझाऊंगा कि इसका यूज कहाँ है, कंडीशनल अनकंडीशनल का। सो ये देखो एग्जांपल है बॉक्स 1 बॉक्स 2, देयर आर 2 बॉक्सेस, ठीक है। पहले बॉक्स में तुम्हारे पास 3 ब्लू बॉल रखी हुई हैं और 2 ऑरेंज बॉल रखी हुई हैं। मैं अगर तुमसे पूछता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ब्लू बॉल, अगर तुम इसमें से रैंडमली एक बॉल पिक कर रहे हो, सुनना, इस पूरे बॉक्स में से रैंडमली एक बॉल पिक कर रहे हो और वो बॉल ब्लू हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो तुम बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 3 to 5, 3/5 करोगे ना, सिंपल है। चलो सिमिलरली मैं दूसरे वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये एक पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरे रैंडम एक्सपेरिमेंट में जा रहा हूँ, एक और दूसरा बॉक्स रखा हुआ है, वहां पर 2 ब्लू बॉल है और एक ऑरेंज बॉल है, और मैं यहाँ पर अगर तुमसे बोलूँ चलो भाई ब्लू बॉल एक पिक करना है तुमको, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो तुम बोलोगे 2/3, बिकॉज आउट ऑफ टोटल 3 बॉल्स 2 आर योर ब्लू बॉल्स, तो 2/3। यहां तक तो ठीक है। अब समझना कैसे कंडीशनल का जो है, अब इन दोनों के बीच में जो दीवार थी ना, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अब तोड़ेंगे, अंबुजा सीमेंट से बनी हो तो भी तोड़ेंगे। देखो अब मैं ये बोलता हूं बॉक्स 1 में से जो भी बॉल तुम पहले निकालोगे, इस वाली बॉल को तुमको बॉक्स 2 में डालना है, समझना। सो बॉक्स 1 से जो तुम पहले एक्सपेरिमेंट तुम बोल रहे थे बॉक्स 1 से बॉल निकालना, अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बड़ा कर दिया है, जो भी बॉल बॉक्स 1 से निकलेगी उसको बॉक्स 2 में डाल दूंगा मैं। अब मुझे बताइए क्या बॉक्स 1 वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के होने से बॉक्स 2 की जो चीजों की प्रोबेबिलिटी है उसमें अंतर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से एक बॉल वहां डाल दोगे और फिर वहां से कोई एक बॉल पिक करोगे तो तुम्हारा टोटल आउटकम 3 की जगह 4 हो गया ना। क्यों? क्योंकि दूसरे बॉक्स में से एक बॉल मेरे नए बॉक्स में आ गई है, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि ये दो इवेंट जो है आपस में डिपेंडेंट हो गए। कौन से दो इवेंट? यहां से एक बॉल निकलना और यहां से एक बॉल निकलना, दोनों से, क्योंकि यहां से कौन सी बॉल निकलेगी बॉक्स 1 से उस पर डिपेंड करता है कि बॉक्स 2 में अब 2 ब्लू बॉल होंगी और 2 ऑरेंज होंगी या 3 ब्लू और एक ऑरेंज होगी। समझो ना क्या हो सकता है। मान लो तुमने यहां से एक बॉल निकाली, तुमने पहले वाले बॉक्स में से एक बॉल निकाली, हो सकता है कि वो ब्लू बॉल हो, अगर वो ब्लू हुई तो यहां पर 3 ब्लू हो जाएंगी, अगर मान लो वो ऑरेंज हुई, फिर अगर यहां से निकली हुई बॉल ऑरेंज हुई तो यहां ऑरेंज 2 हो जाएंगी। सो वही तो प्रॉब्लम है, वही तो समस्या है कि बॉक्स 2 से अब बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो उस पर डिपेंड करती है कि बॉक्स 1 से कौन सी चीज निकली थी। फिर से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बॉक्स 2 से अगर आप एक रैंडम एक बॉल पिक कर रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी कलर की होने की उस पर डिपेंड करती है कि बॉक्स 1 से जो बॉल निकली वो कौन से कलर की थी, क्योंकि बॉक्स 1 से जो बॉल निकली होगी जब वो बॉक्स 2 में आई होगी, फिर जाके बॉक्स 2 का कंपोजिशन फिक्स हुआ होगा ना कि वहां 2 ऑरेंज 2 ब्लू हैं या एक ऑरेंज और 3 ब्लू हैं। समझ रहे हो आप बात को? इनको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। तो अभी मैं एग्जांपल प्रॉपर कैलकुलेशन वाला नहीं लिया हूं, अभी सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू दिया हूं, उस बेसिस पे हम लोग ना ये दो टर्म्स पढ़ते हैं। पहली टर्म है हमारी डिपेंडेंट इवेंट्स। इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट, एक इवेंट के हो जाने से, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, देन टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट। तो सेकंड वाले बॉक्स में से किसी बॉल का निकलना, सेकंड वाले बॉक्स में से किसी बॉल के निकलने को अगर मैं कोई इवेंट बोलूं तो वो डिपेंड करता है कि पहले वाले बॉक्स में से कौन सी बॉल सेकंड में आई है। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है देन दे आर डिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता तुमको कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता पहले में से क्या निकला है दूसरे में से क्या निकला है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, कुछ भी निकल जाए डोंट केयर, तो ऐसे केसेस में तुम बोलोगे ठीक है फिर दे आर नॉट डिपेंडेंट। अच्छा जी, तो जब डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल होगी, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तब तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल ही नहीं होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो इफ द टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस द ऑकरेंस ऑफ अदर। ये था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और उसका थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल। अब इसका प्रॉपर एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है, प्रॉपर एग्जांपल भी लेंगे
ये फॉर्मूले से तुम देखोगे भी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है। सो फर्स्ट लेट मी टेक एग्जांपल, उसके बाद मैं इस चीज़ में आता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अब मैं एग्जांपल जो लूँगा वो नोटबुक में लूँगा। लेट मी ओपन द नोटबुक। तो फिर से मैं वही बॉक्सेस वाला जो है अप्रोच लेता हूँ, 2 बॉक्स बनाता हूँ। पहले वाले बॉक्स में तुम्हारे पास यहाँ पर 1 2 3 3 रेड बॉल्स रखी हुई हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स रखी हुई हैं। एक और बॉक्स है, एक और बॉक्स है, और इस बॉक्स में तुम्हारे पास देयर आर 2 रेड बॉल्स एंड देयर इज 1 ब्लैक बॉल। पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट इस वाले बॉक्स का, बॉक्स 1 में रैंडम एक्सपेरिमेंट वो ये है सर, अ बॉल इज पिक्ड। ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, और क्योंकि एक ही बॉल पिक कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन अभी तो लगाने की जरूरत नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे तुम्हारे 5, क्योंकि 5 बॉल्स हैं। अब मैं उसमें एक इवेंट डिफाइन करता हूँ, इवेंट का नाम रख देता हूँ मैं, लेट्स गिव द नेम एज R1। R1 का मतलब है पहले वाले बॉक्स में से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 बता दो तुम। सर 3 रेड हैं 2 ब्लैक हैं, तो 3/5। क्लियर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अब मैंने इसका नाम R1 रखा है, तो दूसरे का नाम भी तुम समझ ही जाओगे मैं क्या रखूंगा, इवेंट B1, कि पहले बॉक्स में से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी B1। सर 2 ब्लैक बॉल हैं, टोटल 5 है, 2/5। नाउ अब मैं आता हूं दूसरे रैंडम एक्सपेरिमेंट में, बॉक्स 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट, और वहां पर भी हम सेम चीज कर रहे हैं सर, अ बॉल इज पिक्ड। और अब मैं यहां पर नाम देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 कि सेकंड बॉक्स में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो तुम बोलोगे टोटल 3, 2/3। एंड सिमिलरली इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, दैट विल बी 1/3, 3 में से 1। ठीक है, ये हुआ। अब सुनना, अब मैं बोलता हूं अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉक्स टू अदर। फर्स्ट वाले बॉक्स से सेकंड वाले बॉक्स में ट्रांसफर होगा बॉल। तो अब क्या तुम्हारा R2 सेम रहेगा? जो R2 अभी 2/3 आया था वो सेम रहेगा? नहीं। तुम बोलोगे वो डिपेंड करता है कि पहले वाले बॉक्स से निकला क्या है। एक बात तो श्योर है कि टोटल तुम्हारा 3 की जगह 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वाले बॉक्स से एक बॉल यहां आ जाएगी, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तुम्हारे बॉक्स में कितनी रेड बॉल है, कितनी ब्लू बॉल है, ब्लैक बॉल है, तब तक तो पता नहीं कर पाओगे। तो अपन लोग इसको कैसे करते हैं, देखो, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 ऑब्लिक, समझना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 ऑब्लिक R1। मतलब ये बताइए कि सेकेंड बॉक्स से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जानते हुए कि पहले वाले बॉक्स में से रेड बॉल ही निकली है, पहले वाले बॉक्स से रेड बॉल ही निकली है। अब मेरे को बताओ, अगर पहले वाले बॉक्स से रेड बॉल ही निकली है, पहले वाले बॉक्स से रेड बॉल ही निकली है, तो सेकंड बॉक्स अभी कैसा दिखेगा? सर सेकंड बॉक्स में क्या हो जाएगा, 2 की जगह 3 रेड हो जाएंगी ना। अगर पहले से रेड निकली है तो वाली रेड वहां गई होगी, तो इट विल बिकम 3 रेड एंड 1 ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 ऑब्लिक B1, अब समझो क्या बोलना चाहता हूं। मान लो पहले वाले बॉक्स में से रेड नहीं निकली है, ब्लैक बॉल निकली है, तो सर फिर तो वो 2 रेड की 2 रेड रहेंगी और ब्लैक अब डबल हो जाएंगी, तो कंपोजिशन हो जाएगा तुम्हारा 2 रेड एंड 2 ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हो जाएगी 2/4 विच इज 1/2। ठीक है, चलो भाई,
अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि तुम्हें सेकंड वाले में से रेड का ही निकालना हो, ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/R1 कि सेकंड वाले बॉल में से, सेकंड वाले बैग में से, बॉक्स में से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये जानते हुए कि पहले वाले में से रेड आया है। तो तुम बोलोगे सिंपल है यार, देखो वहां से रेड आया है ना, वहां से रेड आया है, तो यहाँ 3 रेड और 1 ब्लैक हो गया है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारी 1/4। और सिमिलरली अगर मैं तुमसे यहाँ पर बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/B1, तो तुम बोलोगे दैट विल ऑल्सो बी 2/4, क्योंकि ब्लैक भी 2 हैं, रेड भी 2 हैं। अब ना थोड़ा मेक इट इजी, ट्राई टू सिंप्लीफाई। सेकेंड बॉक्स की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 2/3 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 1/3 था, अनकंडीशनल, उसमें किसी और पर डिपेंडेंट वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन जब तुम्हारे इवेंट्स के बीच में लिंकेज आ गया, डिपेंडेंसी आ गई, तो अब जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 निकल रहा है वो दो तरीके से निकल रहा है। एक R2 अज्यूमिंग R1 इज ऑकर्ड, एक R2 अज्यूमिंग B1 इज ऑकर्ड, एक B2 अज्यूमिंग R1 इज ऑकर्ड, एक B2 अज्यूमिंग B1 इज ऑकर्ड, और चारों की प्रोबेबिलिटी अलग आ रही है। अब ये जो चार प्रोबेबिलिटीज निकली है ना, इन्हीं को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सो 100 बात की एक बात, लेट्स समराइज इट। whenever an event is dependent on another event, on occurrence of another event, then the new probability कि सामने वाले के हो जाने के बाद मेरे में इन्फ्लुएंस आ गया, मेरा चेंज हो गया, उसके बाद जो मेरी नई प्रोबेबिलिटी निकली ना, ये नई प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो ये तुम्हारे ये दो थे ना, R2 और B2 की प्रोबेबिलिटी 2/3 1/3, ये अनकंडीशनल थे, जिसमें कि अभी कुछ भी तुम्हारा हुआ नहीं था। और ये जो तुम्हारे चार प्रोबेबिलिटीज निकले हैं, ऑल 4 दीज आर कंडीशनल्स। कूल, कितने लोगों को समझ में आया भाई? आज के क्लास की पहली दिमाग की बत्ती जलाने को बोल रहा हूं मैं, जल्दी बताओ, आया समझ में थोड़ा बहुत? ठीक है, तो ये तो हो गया, ये प्रैक्टिकल तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फॉर्मूले का कोई यूज नहीं होता, जिसमें आपको सिनेरियो समझना पड़ता है कि भाई यहाँ से यहाँ आया तो फिर इसका कंपोजिशन बदल गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकल रही है। ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हुआ, ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं पेपर में, आपके एक्सरसाइज में भी हैं। लेकिन दूसरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता है जो फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो अब एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको फॉर्मूला बेस्ड भी समझते हैं, एक बार प्रैक्टिकली भी समझेंगे, फॉर्मूला बेस्ड भी समझेंगे। ये देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर, एक पेयर ऑफ डाइस आपने साथ में फेंका, दो, मतलब दो डाइस थे ना, 2 डाइस। तो बताइए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स? 6 का स्क्वायर दैट इज 36, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज 36, एंड द सम ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द 2 डाइस, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द 2 डाइस इज नोटेड टू बी 10। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा आपसे कि बताइए 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोल रहा है आपको पता चल गया है कि प्रोबेबिलिटी 10 पॉइंट आ चुके हैं। तो एक इवेंट बनाता हूं मैं, इवेंट ए, दैट इज सम इज 10। अब मुझे बताइए यार, सम 10 कब होता है? सम 10 होता है सर जब या तो 6 4 हो जाए, या तो 4 6 हो जाए, या तो फिर 5 5 हो जाए, which means there are 3 possibilities, which means probability of A is 3/36। ठीक है, अब एक और दूसरा इवेंट लेता हूं, इवेंट बी, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। What is the probability that one of the 2 dice has shown the point 4? One of the 2 dice has shown the point 4. One of dice is 4. One of dice is 4. ऐसा कब कब होता है भाई कि तुमने 36 आउटकम्स में से कोई एक जगह तो 4 दिख रहा है? सर एक तो हो जाएगा तुम्हारा 1 4, एक हो जाएगा 2 4, एक हो जाएगा 3 4, एक हो जाएगा 4 4, एक हो जाएगा 5 4, और एक हो जाएगा 6 4। ये तो वो थे जिसमें सेकंड 4 थे। अब उल्टा 4 1 भी तो पॉसिबल है, 4 2 भी तो पॉसिबल है, 4 3 भी तो पॉसिबल है, 4 4 तो ऑलरेडी काउंटेड है, 4 5 भी पॉसिबल है, एंड 4 6 इज ऑल्सो पॉसिबल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, विच मीन्स 11 आर द फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा तुम्हारा 11/36। सो 3/36 11/36, 3/36 11/36। कूल, समझे क्या? ठीक है। So sum is 10, one of the dice is 4, this is 3/36, that is 11/36। अब समझना, तुमसे पूछा जाएगा what is the probability of B knowing that A is occurred,
ये जो मैंने 11/36 निकाला है ना, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि इसने पूछा जरूर है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू डाइज हैज शोन द पॉइंट 4, लेकिन उसके पहले कुछ और बोल दिया था उसने, दैट सम इज ऑलरेडी 10, सम इज ऑलरेडी 10। तो तुमसे कोई अगर बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अब तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है वो छोटा हो चुका है, सिर्फ वही इवेंट तुम्हारे काम के हैं जहां पर टोटल 10 आ रहा है, तो एक 6, 4, 4, 6 और 5। अब बताओ उसमें से कितने ऐसे इवेंट हैं, उसमें से कितने ऐसे इवेंट हैं जिसमें कम से कम एक 4 दिख रहा हो, तो तुम बोलोगे ये 3 में से कोई दो, 6, 4, 4, 6, तो दैट इज आंसर 2/3। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली कर लिया, इसको बाय फॉर्मूला कैसे करोगे देखो समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए कैसे निकालेंगे सर हम लोग, इनमें कॉमन कितना है, 4, 6, 6, 4 यहाँ भी कॉमन है, 6, 4, 4, 6 यहाँ भी कॉमन है, 2 आर कॉमन, 2/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/36, सो द आंसर इज 2/3। इस तरीके से निकला। अब मैं ना थोड़ा सा नोटबुक में जाके प्रैक्टिकली वापस फिर इसमें आऊंगा, क्योंकि ऐसे तुमको समझ में नहीं आया होगा। मेरा टोटल सैंपल स्पेस ये है, मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान लो ये तुम्हारे 36 आउटकम्स है पूरे, ये 36 आउटकम्स है, मैंने काउंट नहीं किया, बस ऐसे मान रहा हूँ 36 सैंपल पॉइंट, ये तुम्हारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें से तुमने बोला कि मेरे एक इवेंट हो चुका है, ए इज अकर्ड, बोला ना उसने कि आपका टोटल 10 आ चुका है, ए इज अकर्ड, तो मेरा सैंपल स्पेस ना छोटा हो गया। अब वो क्या बन गया है, उसमें से मुझे सिर्फ इतना ही लेना है, एक तो वो वाला लेना है 6, 4 वाला पॉइंट, एक 4, 6 वाला पॉइंट, और एक 5, 5 वाला पॉइंट। अब इसमें से मुझे पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोइंग दैट ए इज अकर्ड। सो इफ ए इज अकर्ड, नाउ ओनली 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल, 4, 6, 6, 4 एंड 5 है। इसमें से बताइए कब कब एक कम से कम एक 4 दिख रहा है, मैं बोलूंगा दिस इज माई फेवरेबल, दिस वन इज माई फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, 3 में से 2। तो ये उसको तरीका समझने का है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला देखो, फिर वापस से आओ इसमें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखिए, conditional probability of B oblique A. If there are two events, dependent events, in case of two dependent events A and B, what is the conditional probability of B oblique A? Means the probability of B given that A is already occurred. तो B oblique A का मतलब होगा what is the probability of B, ये जानते हुए कि A हो चुका है, I will say B intersection A upon B A। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आप बात समझ रहे हो, B oblique A का मतलब समझो, पहले इंटरप्रीट करना सीखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए का मतलब है कि ये बताइए कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या है ये जानते हुए कि ए हो चुका है। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है ये जानते हुए कि ए हो चुका है, दैट इज बी ऑब्लिक ए। और निकालने का तरीका क्या है, न्यूमिनेटर में लोगे तुम जॉइंट प्रोबेबिलिटी, दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी, और डिनोमिनेटर में तुम वो वाली प्रोबेबिलिटी लोगे जो हो चुकी है। जैसे ऑब्लिक ए लिखा है मतलब ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ऊपर इंग्लिश लाइन पढ़ो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज बीन अकर्ड। So B oblique A में A is already been occurred, ठीक है, provided probability of A is not equal to 0, not equal to 0। cool। सर ऐसा क्यों not equal to 0? क्योंकि एक बात बताओ यार, तुम ऐसा बोल रहे हो कि बताओ B की प्रोबेबिलिटी क्या है ये जानते हुए कि A हो चुका है, और फिर तुम ये बोल सकते हो कि A तो असंभव है। अरे भैया जब असंभव है तो हो कैसे चुका है? एक तो तुम पहली लाइन में बोल रहे हो B ऑब्लिक A, मतलब B की प्रोबेबिलिटी बताइए ये जानते हुए कि A हो चुका है, और फिर अगर तुम बोल दो कि पी ए की वैल्यू 0 है, ऐसा कैसे हो सकता है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा ना। और मैथमेटिकली भी देखो तुम, अगर पी ए की वैल्यू 0 आ गई तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी का इनफाइनाइट चली नहीं जाएगी, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी तो इनफाइनाइट हो जाएगी। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलो थोड़ा अच्छे से देखो इस डायग्राम को। जब मैं लिख रहा हूँ बी ऑब्लिक ए, तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बी का मतलब वो जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी, फॉर विच वी आर फाइंडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ए का मतलब वो विच इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो बी ऑब्लिक ए इज बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। नेक्स्ट, क्या इस चीज को उल्टा भी पूछ सकता है कि ए ऑब्लिक बी? एक ही तो बात है भाई, बी ऑब्लिक ए और ए ऑब्लिक बी तो नाम है सिर्फ। जब ए ऑब्लिक बी बोल रहा है तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी ऑलरेडी हो चुका है। सो ए ऑब्लिक बी विल बिकम पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, प्रोवाइडेड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0।
अब आता है कंपाउंड थ्योरम। अभी कंपाउंड थ्योरम क्या है मैं तुमको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो भाई, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दो फॉर्मूले देखे कि मान लो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ये जानते हुए कि ए हो चुका है, तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। अब समझो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हियर इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। क्या किया मैंने? क्रॉस प्रोडक्ट किया और कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। क्या है ये? क्या है ये? जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, साथ में होने की। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है ना कि ए और बी के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ जी, तो सर उसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो तुम ए की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले लो और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले लो, तो भी आ जाएगा। या तो बी की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले लो और ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले लो। कोशिश करो समझने की। वो जो हमारे दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले थे उनको रिवर्स करके हमने इंटरसेक्शन के दो फॉर्मूले बना दिए। दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट इज एक्चुअली इक्वल टू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए, पी बी इंटू पी ए ऑब्लिक बी। ये सब मैंने बना के रखा है आपके लिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके बराबर? पी बी इंटू पी ए ऑब्लिक बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी की एक और वैल्यू है पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। यही किया था ना मैंने, ये देखो वही मेन फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले लो, किसी भी दूसरे इवेंट का कंडीशनल ले लो। यहां पर आप देखो, या तो बी अगर मैंने ऐसे लिया है अनकंडीशनल तो ए कंडीशनल वाला ले लूंगा, या फिर अगर ए अनकंडीशनल लिया है तो बी कंडीशनल वाला ले लूंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ रहे हो? चलो बढ़िया। तो इस तरीके से सर हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, और भी क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो तुम। ये वाला क्वेश्चन करके मैं तुमको बताता हूँ। अब ये वाले पूरे फंडे को हम लोग क्लियर कर लेंगे एक बार में। इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स एंड 15 फीमेल्स, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 20 मेल है, 12 मेल्स एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप इज अ सर्विस होल्डर गिवन दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल। अब डिफरेंट टाइप से यहाँ पर कोई चीज हो रही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन आउट ऑफ 35। सर आपको कैसे पता 35? अरे 20 मेल है, 15 फीमेल। अब अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, कि तुमने कोई एक पर्सन को चुना और वो मेल निकला। मैंने बोला देखो यार 20 मेल है, टोटल 35 है, 20/35। वही अगर मैं तुमसे बोलूँ फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल 15/35, 20/35, 15/35। अब समझो, अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस होल्डर, तो तुम बोलोगे 12 + 8, 20 लोग सर्विस होल्डर हैं, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एसएच इज 20/35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सर्विस होल्डर इज 15/35। कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं सब। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम is a service holder given that the selected person is a male. So probability of service holder knowing that he is a male. फर्क समझ रहे हो दोनों में आप? सिर्फ डायरेक्टली सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। ये जो भी मैंने 4 प्रोबेबिलिटीज पहले लिखी ना, उनमें कोई कंडीशनल वाली चीज नहीं थी। पर अब जो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ SH/M, इसका मतलब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस होल्डर नोइंग दैट ही इज अ मेल। तो तुम लिखोगे एज पर द फॉर्मूला, न्यूमरेटर में आता है SH इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलरेडी अकर्ड विच इज मेल। तो बताओ दोनों में कॉमन कितना, कितने लोग ऐसे हैं जो सर्विस होल्डर भी हैं और मेल भी हैं? सर 12 लोग ऐसे हैं। ये देखो ना, देयर आर 12 मेल्स हु आर सर्विस होल्डर। तो वही तो इंटरसेक्शन हुआ कि जो सर्विस होल्डर भी है और मेल भी है। 12/35 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल तो आप निकाल चुके हो 20/35,
तो आंसर विल बी 12/20। ओ माय गॉड सर, क्या भारी कॉन्सेप्ट है भाई, भारी है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा, एडवांस लेवल में हम पहुंच चुके हैं प्रोबेबिलिटी के, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश जारी रखिए। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसे ही छोड़ने से अच्छा कोशिश करी, पूरा ट्राई किया, फिर नहीं बना, छोड़ने में फिर भी रिलीफ है मेरे हिसाब से। चलो जी, गुड। तो ये वाला एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक ग्रुप में 20 मेल और 15 फीमेल हैं, 12 मेल और 8 फीमेल सर्विस होल्डर हैं। तो दो तरीके से दिया हुआ है, मेल फीमेल और सर्विस करने वाले, सर्विस नहीं करने वाले। लेकिन ये भी हमको पता है कि सर्विस करने वाले 20 लोगों में से 12 मेल है, 8 फीमेल है। अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एट रैंडम सिलेक्टेड इज अ सर्विस होल्डर गिवन दैट ही इज अ मेल। सर्विस होल्डर ऑब्लिक मेल, तो एज पर द फॉर्मूला जब आप ए ऑब्लिक बी करते हो तो ऊपर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो और नीचे डिनोमिनेटर में वो वाला इवेंट लेते हो जो ऑलरेडी अकर्ड है, नोइंग दैट ही इज अ मेल, तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल ले लिया, 12/35, 20/35। इसी चीज को अगर मैं सेट बेस्ड अप्रोच से ना करूं और घुमा के करूं, मतलब सॉरी डायरेक्टली करूं डायग्राम बेसिस से, तो तुम समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। कि देखो भाई, मेरा सैंपल स्पेस था जिसमें देयर वर 35 आउटकम्स टोटल, उसमें से तुम उसने बोला कि मेल, ही इज अ मेल, ये पक्का हो गया कि जो भी बंदा सिलेक्ट हुआ वो मेल है। तो तुम्हारा सैंपल स्पेस छोटा हो गया, अब तुम्हारे पास मात्र 20 लोग बचे जो कि मेल हैं। अब उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्विस होल्डर हैं? तो तुम बोलोगे भाई यार, ये 20 में से मेरे 12 लोग मेल हैं, बाकी टोटल 20 मेल में से 12 सर्विस होल्डर हैं, बाकी नहीं है, तो 12/20। वही तो आंसर आया मेरा भी। तो ऐसे भी डायरेक्टली अगर तुमसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये इसका टेक्निकल तरीका है करने का। हर क्वेश्चन वैसे नहीं होगा ना, जैसा भी हमने किया ना, जो मैंने तुमको सर्कल अप्रोच से बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन वैसे होगा नहीं, ठीक है। चलो, तो इसके साथ भाई हमने ये वाला टॉपिक कर लिया है काफ़ी कुछ। अब इसमें एक फॉर्मूला बेस्ड हमको अप्रोच करना है, तो और फिर कल कंपाउंड थ्योरम भी पढ़ना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क। इस पर दो चीज़ें काम करेंगी, एक तो तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो मैंने आज तुमको सिखाया, एक वो यूज़ होगा। दूसरा सेट के कॉन्सेप्ट्स, डी मॉर्गन्स लॉ एटसेट्रा। तो अपना पूरा दिमाग लगाओ, ये पूरा क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, तुमसे बनेगा नहीं पूरा आज, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हो करो, आज समझने की कोशिश करो। दिस इज अ मास्टर एग्जाम्पल एक्चुअली। इसको अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम पूरी अप्रोच समझ जाओगे फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ कैसे आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए सर, तो आज के लिए बस इतना ही था। और या अराउंड 9 o'clock एक ज्वाइंट सेशन होने वाला है जिसमें आपके वो सारे बच्चे जिन्होंने सी फाउंडेशन आज क्लियर किया है, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, और बाकी पूरी बाहुबली टीम आने वाली है। इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल सेशन, तो आप सभी का इंतजार रहेगा भाई, है ना जी। सी यू ऑल एंड या एक चीज़ मत भूलना यार बिल्कुल भी, टाइमिंग्स 7:15, 12। आज हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी का 4th लेक्चर कर लिया है स्पेशल क्लास पर, कल उसका 5th लेक्चर होगा। मीडियन आज हमने खत्म किया, कल हम मोड से शुरू करेंगे। मीडियन की प्रॉपर्टीज बाकी हैं, अभी बहुत आराम आराम से कर रहे हैं भाई, बड़ा चैप्टर है, अच्छे से समझ के कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड या अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक 2 काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान आर देयर। प्लस और आइकॉनिक आपको पता ही भाई, प्लस के अंदर ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स आर देयर, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, पीडीएफ आपको बढ़िया डाउनलोडेबल मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज एकदम वैसे होते हैं जैसे एग्जाम में हो रहे हो, नेगेटिव मार्किंग के साथ, प्रॉपर ड्यूरेशन के साथ। एंड आइकॉनिक में ये सारा फीचर तो है ही, बट साथ में थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड आपको मिल जाता है, जैसे पर्सनल कोच मिल जाएगा, एक प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज इवेल्युएटेड, डिस्कशन चैनल मिल जाएगा, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। Lux November 21, Mission Success Batch December 21. These are two batches which are dedicated for December 21 students by Bahubali team. And along with this, there are so many batches. सब्सक्रिप्शन लेते हो तुम्हारे पास चॉइस है, हालांकि तुम सारे चॉइस देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट या मुझे पता है तुम्हें बाहुबली टीम पे पूरा भरोसा है, और आज का रिजल्ट देखकर तो तुम्हें वो भरोसा और बढ़ जाएगा। सो या इंतजार रहेगा तुम लोगों का अनअकैडमी प्लस पे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अब तो एग्जाम पास में आ गए, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या मतलब है, एक बढ़िया उपाय तुमको देता हूँ, कॉम्बो की तरफ जाना, बताता हूँ क्या है कॉम्बो। आज के आज सबसे पहला काम कर लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड, इंस्टॉल, और जाकर स्पेशल क्लास कल से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो ऐप पर होती है, यूट्यूब पर नहीं होती। चार्जेस देख लो तुम, 14,400 1 ईयर का, 19,800। अब ध्यान से देखना इस फिगर को, 19,800 24 मंथ्स, ओनली फाउंडेशन है ये, ठीक है, ओनली फाउंडेशन। ये आइकॉनिक है तुम्हारे पास 52,200। अब मैं कुछ और किसी और जगह जा रहा हूँ,
ये जो मैं तुमको चार्जेस दिखा रहा हूँ फाउंडेशन प्लस इंटर का 28,800, अब तुमको 19,800 रुपीज़ में ओनली फाउंडेशन मिल रहा है, ठीक है, और 28,800 रुपीज़ में फाउंडेशन तो मिल ही रहा है प्लस इंटर भी मिल रहा है, और दोनों का एक्सेस 2 साल से ज़्यादा तक रहेगा, 2 ईयर प्लस 3 मंथ जो एक्स्ट्रा मिल रहा है दोनों का। तो यार मुझे तुम ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर 9,000 प्लस करने से पूरा का पूरा इंटर तुम्हें सिर्फ 9,000 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी फाउंडेशन के लिए कौन लेगा, इंटर के लिए ले लेते हैं, भाई इंटर के लिए अकेले लेने जाओगे इतने का ही पड़ेगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा। अभी फाउंडेशन में तुम आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, इसका फायदा है। तो कॉम्बो ले लोगे तो दोनों से निजात मिल जाएगी। और जैसे कि अभी तुमने अगर सुना हो, इंटर जो भी बच्चे फाउंडेशन का एग्जाम दिए उनका जो पीरियड था रिजल्ट वाला, रिजल्ट आने से पहले तक का, उसमें भाई टाइम यूटिलाइज करने के लिए हम एक वार्म अप बैच लेकर आए थे। अब वार्म अप बैच भी वही लोग ज्वाइन करे जिन्होंने इंटर का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लेकर रखा था। बाकी लोग उसी वजह से नहीं कर रहे थे कि अरे यार अभी अलग से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, मान लो पास नहीं हुए तो। अब ये डायलेमा तुम्हें नहीं आएगा अगर तुम्हारे पास कॉम्बो होगा तो। और ऐसा नहीं ना कॉम्बो में कि तुमने भाई इंटर पढ़ना चालू कर दिया तो फाउंडेशन एक्सपायर हो जाएगा ना, दोनों का एक्सेस पूरे 27 मंथ्स तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो फटाफट जाइए भाई, कॉम्बो लीजिए, कोड सीए प्रणव लगाना मत भूलना। एंड या सेम कॉम्बो इज अवेलेबल फॉर आइकॉनिक ऑल्सो, वहाँ पर भी आप कंपेयर करोगे तो सबसे बढ़िया यही पड़ेगा कॉम्बो। और स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे होता है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फॉलो करना नहीं भूलें मुझे अकेडमी लर्निंग ऐप पर। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट, हमको 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाना है जल्दी से जल्दी। बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड यूज दिस कोड CPRNAV टू गेट 10% ऑफ। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।